क्लाउड किचन, ये नाम सुनते ही यार ऐसा लगता है कि घर बैठे अपना एक रेस्टोरेंट ओपन कर लो, ना किराए की झंझट, ना ज्यादा स्टाफ की टेंशन। तो क्या जितना सुनने में आसान लगता है, क्या वाकई में भी इतना आसान है ये? मैं खुद यार इस जर्नी से गुजर चुका हूँ और मैंने देखा है कि लोग बिना प्लानिंग के किस तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं और अपना लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। अगर आप भी अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको 3 ऐसे रियलिटी चेक पॉइंट्स दूंगा जो हर एक फूड एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए। ये वीडियो आपका पैसा, टाइम और एनर्जी तीनों चीजें बचा सकती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए। यार क्लाउड किचन सुनते ही ना लोगों के मन में ये आता है कि घर बैठ के काम करना है और लाखों में पैसे कमाने हैं। तो सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके पीछे का स्ट्रगल क्या होता है, वो बंदा ही समझ सकता है जो इसको करता है। क्योंकि फूड का बिजनेस यार एक ऐसा बिजनेस होता है ना जिसमें एक छोटी सी गलती ना आपके पूरी मेहनत को चौपट कर सकती है। और जब लोग मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं भाई, तो मतलब मैं उनका ये सुन के ही मतलब मैं इतना हैरान हो जाता हूँ कि लाखों रुपए लोग कैसे डुबा सकते हैं इस क्लाउड किचन में। मतलब कोई बंदा गलती कर रहा है, उसको पता है कि मैं ये चीज गलत कर रहा हूँ, फिर भी वो गलतियां करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, और वो गलतियां इतनी ज्यादा आगे तक बढ़ जाती है कि उसको इतना भारी मतलब लॉस हो जाता है कि वो फिर उस चीज को रिकवर भी नहीं कर पाता, और एंड में जाके वो अपना जो भी क्लाउड किचन या आउटलेट रेस्टोरेंट जो भी है उसको बंद करना पड़ता है। क्योंकि फूड का बिजनेस ना एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप खोलना भी चाहोगे ना तो आपके एरिया में पहले से ही इतने सारे आउटलेट होंगे कि भाई पहले उनको देख के ही आप डीमोटिवेट हो जाओगे। बट डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि तुम्हारा भाई यहाँ पे है भाई। मैं तुमको मोटिवेट करने ही आता हूँ, क्योंकि मैंने जो गलतियां की है ना, मैं उन्हीं गलतियों को आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि भाई आप ये गलतियां बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस गलती को अगर करोगे तो क्या उससे नुकसान हो सकता है फिर आपको। पॉइंट नंबर 1, डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंसी। सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि हम डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे ही डिपेंड रहते हैं सिर्फ। जब आप अपना क्लाउड किचन चालू करते हो तो आपको जोमेटो एंड स्विगी पे लिस्ट होना पड़ता है। पर क्या आपको पता है कि ये प्लेटफॉर्म 25 से 35% तक का कमीशन चार्ज करती है। मान लो कि आपने एक बर्गर बेचा 150 रुपए का, अब उसमें से 40 से 50 रुपए जोमेटो एंड स्विगी ही ले लेगी आपसे प्लेटफॉर्म के नाम पे। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक की। डिलीवरी बॉय लेट हो गया, खाना ठंडा हो गया या गलत आइटम डिलीवर हो गया, तो ब्लेम किसको मिलेगा? आपको। जोमेटो एंड स्विगी एक ब्रिज है, बट कस्टमर की कंप्लेंट डायरेक्ट आपकी रेटिंग को इम्पैक्ट करती है। आपकी क्वालिटी परफेक्ट हो, लेकिन अगर डिलीवरी डिले हुआ तो उससे आपकी रेटिंग गिरेगी, और रेटिंग गिरी तो इसका मतलब ये है कि आपका आउटलेट और नीचे शो करेगा फिर। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अपना एक ऑफलाइन या लोकल डिलीवरी सिस्टम भी डेवलप करो। इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करो, लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलाओ जिससे आपके पास डायरेक्ट ऑर्डर्स आए। देखो प्लेटफॉर्म तो जरूरी है, बट उस पर पूरी तरीके से डिपेंड होना सुसाइडल है। सेकंड पॉइंट है ऑपरेशन एंड कंसिस्टेंसी। लोग सोचते हैं यार घर से बनाएंगे, अपने पैशन से करेंगे, सब ठीक होगा। पर जैसे ही आपके पास डेली के 10 से 50 ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे ना, सब कुछ भाई हिल सा जाता है। मान लो आप पिज्जा ही बना रहे हो, पहले दिन में आपने मोज़रेला चीज ज्यादा डाल दी, सेकंड डे पे आपने भाई पिज्जा को ओवर कुक कर दिया, तो इससे कस्टमर क्या सोचेगा फिर? जो किचन होता है ना यार, उसे एक फैक्ट्री की तरह ऑपरेट करना पड़ता है। सेम रेसिपी, सेम क्वालिटी, सेम प्रेजेंटेशन एंड सेम पैकेजिंग। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप हर एक चीज को ध्यान से देख के करो। देखो क्लाउड किचन की ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब उसका सिस्टम स्ट्रांग हो, क्योंकि ऑर्डर्स बढ़ने के साथ साथ आपके पास कई सारे कंप्लेंट्स भी आएगी फिर, और आप उसको किस तरीके से फिर हैंडल करते हो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है और आपके सिस्टम के ऊपर। क्योंकि मैंने यार काफी सारे लोगों को देखा है जो लोग ये कहते हैं कि हमारा जो पिज्जा बेस है वो कच्चा रह जाता है, या फिर अच्छे से बेक नहीं होता है, या कोई कहता है कि ओवर कुक हो गया है। तो यही सारी चीजें जो होती है वो कस्टमर की कंप्लेन को बढ़ाती है, और आपकी जो रेटिंग होती है वो इधर से इधर कर देती है, यानी कि डाउन कर देती है। किसी भी चीज में जल्दबाजी मत करना, पहले चीजों को समझना, देखना, पहले ट्रायल ले लेना। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को इतने अच्छे से ये चीज नहीं आती है, तो पहले उस चीज का ट्रायल ले लो, पहले बना के देख लो। घर में 4-5 लोग होंगे, 2-3 लोग होंगे, जो भी होंगे उनको खिलाओ पहले, ठीक है। डेली में आप कुछ कुछ चेंजेस करो। मान लो आपने पहला पिज्जा बनाया है, उसमें मोज़रेला चीज डाल दी है, एंड देन उसके बाद वेजीज डाली, पहले वो वाला पिज्जा खिलाओ। अब क्या करो आप सेकंड में, कि अब सेकंड वाले में आप पहले वेजीज डाल दो, देन उसके ऊपर से मोज़रेला चीज डालो, और फिर देखो कि भाई लोगों को कौन सा वाला पसंद आ रहा है। आपके घर में या आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, कोई भी रिलेटिव वगैरह हो, तो उनको खिलाओ और देखो कि वो क्या फीडबैक देते हैं, और उस फीडबैक के ऊपर आप काम करो। फिर इससे क्या होगा, जब आप आगे कस्टमर को वो चीज खिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कस्टमर कैसा फीडबैक देने वाला है। क्योंकि यार ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है, क्योंकि ये गलतियां यार मेरे से भी अभी भी हो जाती है कि कभी कभी क्या होता है, जब मेरे पास कोई बल्क में ऑर्डर आता है, यानी मान लो 10-10 पिज्जा के ऑर्डर आ गए,
अब 10 पिज्जा के ऑर्डर में आपको पता है कि यार एक अकेला बंदा अगर हैंडल कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो गलतियां उसमें होंगी, किसी में चीज थोड़ी ज्यादा डल जाती है, किसी में कम डल जाती है, या फिर कभी कभी कोई ओवर कुक भी हो जाता है। तो उसकी वजह से देखो थोड़ी सी जो रेटिंग होती है वो हैम्पर तो करती है, बट इतनी भी नहीं करती है, क्योंकि टेस्ट वगैरह के मामले में मैं उसको मतलब बराबर कर देता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि मेरा एक पिज्जा कोई खराब हो गया, खराब क्या हो गया मतलब ज्यादा बेक हो गया है, बट कस्टमर को अगर बाकी पिज्जा अच्छे लगे हैं तो वो आपको ऑब्वियसली बात है एक रेटिंग कम देगा, 4 दे सकता है, 3.5 दे सकता है, 4.5 दे सकता है, बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम जीरो रेटिंग मतलब एक की रेटिंग दे दे आपको। और देखो यहाँ पे खेल है सिर्फ रेटिंग का, तो आपको देखना है कि भाई मुझे कस्टमर को किस तरीके से डील करना है ताकि वो मुझे अच्छी रेटिंग दे। खाने की क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, उसमें भाई करोगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रांडिंग एंड रिपीट कस्टमर्स। मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोचते हैं कि यार हमने तो जोमेटो एंड स्विगी पे लिस्ट कर दिया है, अब यहीं से सारे कस्टमर्स आ जाएंगे, पर ये बिल्कुल मत भूलना कि आपके एरिया में 50 से ज्यादा आउटलेट है, और कस्टमर्स आपके पास तभी आएंगे अगर आपने कोई अट्रैक्टिव पिक्स लगा रखी है, या आपने कोई ज्यादा डिस्काउंट रन कर रखा है, या आपके आउटलेट पे बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं। तो आपको चाहिए प्रोफेशनल फोटोज, आई कैचिंग पैकेजिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी ब्रांड पर्सनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देसी खाना बेच रहे हो तो उसको ऐसा दो कि घर का महसूस हो, यानी कस्टमर को घर का फील आए, जैसे घर का खाना, माँ के हाथों का टेस्ट। और अगर एक बार कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर दे तो उसको रिपीट कस्टमर बनाने की स्ट्रेटेजी भी आपके पास रेडी होनी चाहिए। बॉक्स के अंदर फीडबैक स्लिप डाल दो, सोशल मीडिया पे टैग कर दो, या जो भी आपके पास ऑर्डर्स वगैरह आते हैं उसके स्क्रीनशॉट लगा दो वहां पे, और बोलो कि आज मुझे इस कस्टमर ने ये रेट दिया। तो उससे क्या होता है ना कि आपके पास एक ब्रांड बिल्ड होता जाता है धीरे धीरे। देखो रिपीट कस्टमर्स ही आपके प्रॉफिट का असली रास्ता है, ठीक है। हर बार यार नए कस्टमर्स के लिए ऐड चलाना सस्टेनेबल नहीं है। देखो यार क्लाउड किचन एक पावरफुल मॉडल है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे स्मार्टली से काम करते हो। किचन को सिस्टम की तरह चलाओ और अपने ब्रांडिंग पे फुल फोकस करो। आप मेहनत कर रहे हो और मैं चाहता हूँ कि यार देखो आपको उस चीज का फुल रिटर्न मिले। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो एक लाइक तो जरूर करना, और आप लोग कमेंट करके भी बताना कि आपको क्या लगता है कि क्लाउड किचन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है। और चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं इतनी मेहनत से वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो आप लोगों का यार सपोर्ट भी मुझे चाहिए। मैं यार हमेशा वो चीजें बताता हूँ जो मैंने स्ट्रगल फेस किया है, जो चीजें मैं फेस कर चुका हूँ मैं उस चीज को बताता हूँ, ताकि आप लोग उस चीज को ना फेस करो। बस कभी भी यार देखो नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में मत आने देना। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना यार वही हमें डीमोटिवेट करते हैं। तो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आपने अगर सोचा कि भाई मुझे ये काम करना है तो करो उसको। ये मत सोचो कि भाई बस पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे यार जब तक करोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसमें क्या होगा। अगर जो भी होगा मान लो चलो तुम्हें लॉस भी हो गया तो कम से कम कुछ सीखने को तो मिलेगा तुम्हें, आगे जाके वो चीजें वो गलतियां तो नहीं करोगे फिर तुम। पता है आधे लोग यही सोच के पीछे हट जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा छोड़ो, जो होगा अच्छा होगा, बस ये सोच के करो ना यार। ये क्यों नहीं सोचते हो तुम लोग, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता। सबसे पता है सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा जो ये क्या बोलते हैं ना इन्वायरमेंट है ना, वही सबसे मेन होता है हमें डिमोटिवेट करने का। अगर तुम कुछ काम भी करने जाओगे ना तो तुम्हारे आसपास के लोग पहले तुमको ये बोल देंगे कि भाई क्या कर रहा है, इसमें कुछ नहीं है। वो पहले ही तुम्हें डिमोटिवेट कर देंगे। बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाओ कि जाके भाई खूब सारे पैसे लगा दो, 5-10 लाख रुपए लगा दो और खोल दो। नहीं, ये भी नहीं करना, ये तो बेवकूफी होगी फिर एक तरीके से। पहले चीज को समझो, देखो, और उसके बाद ही उस चीज पे जाओ कि भाई मैं ये अगर करता हूं तो मेरे पास पहले बैकअप वगैरह रखा है कि नहीं रखा है सब कुछ। मैं तो यार देखो यही बोलूंगा कि हमेशा ना अपने पैशन को फॉलो करो। बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये चीजें मत करो, घर वाले भी नहीं आपको सपोर्ट करेंगे, बट अगर आपका पैशन है उस चीज में तो उस चीज को जरूर करो। मैं यही बोलूंगा, काफी सारे लोग इसी चीज की वजह से पीछे हो जाते हैं क्योंकि उनके घर वाले नहीं सपोर्ट करते हैं। और फूड का बिजनेस तो यार देखो ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती है, जैसे आप ब्रांड कैसे बिल्ड कर रहे हो, आप पैकेजिंग कैसी है आपकी, कस्टमर को कैसा खाना दे रहे हो, हाइजीन कैसा है, ये सारी चीजें मैटर करती है फूड की लाइन। और क्लाउड किचन स्टार्ट करने से पहले ये जरूर देख लेना कि भाई जो एरिया में आप स्टार्ट करने जा रहे हो उस एरिया में जोमेटो एंड स्विगी की सर्विस है भी या नहीं है। बहुत सारे लोगों से मतलब कमेंट आते हैं और ये क्या बोलते हैं मैसेजेस वगैरह मेरे पास आते हैं कि जोमेटो मेरे पास आता तो है खाना देने, बट जब मैं ऑनबोर्ड कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो ऑनबोर्ड नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि आपका एरिया सर्विसेबल नहीं है। तो ये चीज भी देख के चलना भाई, पहले से ही जोमेटो वगैरह से बात कर लेना, नहीं तो फालतू में आप मेहनत कर लोगे वहां पे लाइसेंस वगैरह बना लोगे, देन फिर वो बोलेंगे कि अभी सर्विसेबल नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोगों के साथ ये इशू आ रहा है। तो वो चीज भी आप चेक कर लेना पहले। बाकी आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। सो चलो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलता हूं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ। सो बने रहे मेरे साथ, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय।